हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर। इसके अंतर्गत आज हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर का क्या हाइपोथेसिस था? नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। आया ये 1913। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष जान लेना आवश्यक है। नील्स बोर का यदि परमाणु मॉडल आप पढ़ना चाहते हो, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्रण करता है। तो मैक्सवेल और प्लैंक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर यदि लगाता है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा का प्रकाश के रूप में ऊर्जा का ह्रास हो रहा होगा, और क्या होगा कि उसके वृद्धि पथ की त्रिज्या छोटी होती जाएगी और लास्ट में आकर के वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो निश्चित रूप से उसको ऊर्जा कहीं न कहीं से चाहिए, तो उसके वृद्धि पथ की त्रिज्या छोटी होती जाएगी, लास्ट में आकर के नाभिक में गिर जाएगा। और परमाणु से प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सके। अब इनकी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 में प्रस्तुत किया। क्या कहा इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए जब चक्रण करता है तो उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी और एक ही पथ पर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का कुछ न कुछ ह्रास करेगा तो उसके वृद्धि पथ की त्रिज्या छोटी होती जाएगी, लास्ट में आकर के नाभिक में गिर जाएगा। तो नील्स बोर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों बंद वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्रण करता है। इस बंद वृत्तीय कक्षा को ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, कोष बोला जाता है। दूसरा क्या था? दूसरा था कि ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक के चारों असंख्य कक्षाएं संभव है। पहली कक्षा को की एल, असंख्य कक्षाएं संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्रण करता है जिसका कोणीय संवेग mvr बराबर h/2 पाई के पूर्ण गुणज। mvr बराबर h/2 पाई, जिसका कोणीय संवेग द्रव्यमान गुणे वेग को बोला जाता है। कोणीय संवेग वृत्तीय पथ की त्रिज्या का गुणा कर दिया जाता है तो कोणीय संवेग आ जाता है। यहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, h प्लांक नियतांक है, (6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो नाभिक के चारों ओर असंख्य कक्षाएं संभव हैं। जैसे आपके घर के आसपास शादियां अगर होती हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि किसी भी शादी में आप कपड़ा वगैरह पहन करके चले जाओगे। किस में जाओगे? केवल उसी शादी में आप जाते हैं जहां पर कि आपको इनविटेशन होता है, तो ये पता है कार्यक्रम स्थल का। तो नाभिक के चारों ओर असंख्य कक्षाएं संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्रण करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज।
हम आज नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। बेसिकली कहा गया कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए है तो उसका स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में भी पढ़ा जाएगा। फिर इसमें तीसरा आया, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि अंदर वाले कोष से बाहर वाले कोष में जाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी कि बाहर वाले कोष से अंदर वाले कोष में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के इसी कोषों में आवागमन के कारण से, इन्हीं ऊर्जा स्तरों में आवागमन के कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, रेखीय स्पेक्ट्रम। और फिर चौथा आया, तीसरा ये है कि जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो नाभिक, इसकी ऊर्जा मान लो कि E1 है, इसकी ऊर्जा E2 है, E2 इज ग्रेटर देन, जिसकी ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो नाभिक से उतना दूर, और जिसकी ऊर्जा जितना कम होगा वो नाभिक के उतना करीब। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने बताया रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है, लेकिन मैक्सवेल और प्लैंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो निश्चित रूप से उसको कहीं कहीं से एनर्जी चाहिए और उसकी वृत्ति पथ की त्रिज्या ऊर्जा के क्षय के कारण से छोटी होती जाएगी और लास्ट में आकर के इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो नील्स बोर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्रण करता है। इस बंद वृत्तीय कक्षा को ऊर्जा स्तर या कोष बोला जाता है। ऑर्बिट की खोज हो गई, ऑर्बिट। फिर कहा गया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में चक्रण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्रण करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण होगा। और जो रेखीय स्पेक्ट्रम बन रहा था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष था, तो इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के इसी ऊर्जा स्तर में आवागमन के कारण से ही रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और फिर बताया गया कि जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो नाभिक से उतना दूर, और जिसकी ऊर्जा जितनी कम होगी वो नाभिक से उतना करीब होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा E1 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा E2 है। तो E2 की ऊर्जा अधिक है इसलिए वो नाभिक से दूर है, E1 की ऊर्जा कम है इसके कारण से वो नाभिक के उतना करीब है। आ रही बात समझ में? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स बनाइए। हर एक वीडियो में हम आपको बोलते हैं कि आपके नोट्स से अच्छा किसी का नोट्स नहीं है। आप ध्यान से सुनो और उसके बाद पॉज करो और आप लिखो, फिगर आप अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करें। अब हम देखें नील्स बोर के परमाणु मॉडल का दोष क्या था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को इन्होंने दूर कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉन जाकर के नाभिक में नहीं गिरना था और रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, उसके लिए इन्होंने व्याख्या कर दिया। अब क्या कमियां रह गई? दोष। इन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम की तो खोज कर दी, लेकिन उस समय वैज्ञानिक जो थे वो उद्वेलित हो गए कि ये कैसे रेखीय स्पेक्ट्रम की खोज नील्स बोर के द्वारा कर दिया गया। तमाम कमियां उसमें निकाली जाने लगी। तो जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था, इन्होंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा उसी के कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो तत्कालिक वैज्ञानिक जो थे वो सूक्ष्मदर्शी लेकर के गए, उच्च विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी को लेकर के गए। तो इन्होंने देखा कि ये जो मुख्य रेखीय स्पेक्ट्रम बना है वो कई छोटे छोटे स्पेक्ट्रमों से मिलकर के बना है। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या कर दिया, लेकिन सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये करने में असफल है। दूसरा क्या था? दूसरा, इस जब रेखीय स्पेक्ट्रम को हम लेकर के चुंबकीय क्षेत्र में गए उस समय के वैज्ञानिक, तो उसमें थोड़ा सा फैलाव हो गया। ये क्यों फैलाव हुआ इसकी व्याख्या नील्स बोर नहीं कर सके। इसको जेमान प्रभाव बोला है, जेमान प्रभाव। इसकी व्याख्या आप नहीं कर सके। फिर इस
मुख्य रेखीय स्पेक्ट्रम को वैद्युत क्षेत्र में लेकर के गए प्लस, इसमें भी थोड़ा सा फैलाव हो गया। ये फैलाव क्यों हो रहा है इसकी व्याख्या आप नहीं कर सके, इसको स्टार प्रभाव होता है, स्टार इफेक्ट की व्याख्या आप नहीं कर सकते। जेमान प्रभाव किसको, जब मुख्य परमाणु स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें फैलाव उत्पन्न हो जाता है, उसको बोला जाता है जेमान इफेक्ट। जब मुख्य परमाणु स्पेक्ट्रम को वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें फैलाव उत्पन्न हो जाता है, उसको बोला जाता है स्टार इफेक्ट। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या आप नहीं कर सके। एक और दोष इनका उभर करके आया, जो इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जब कोई ऊर्जा त्यागता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। इसका मतलब कि इनके परमाणु मॉडल में लग रहा है कि बस ऐसे परमाणु के लिए है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जो ऊर्जा का इंतजार कर रहा है, ऊर्जा मिला तो चला गया बाहर, ऊर्जा का त्याग कर दिया तो अंदर चला गया। तो इनका परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु अथवा आयन के लिए सही था, के लिए सही। इसमें हाइड्रोजन ले सकते हो, He1 पॉजिटिव ले सकते हो, Li2 पॉजिटिव एक्सेप्ट। इनका परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन, हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए सही है, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु था आयन के लिए सही है। ये नील्स बोर का परमाणु। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार बंद वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्रण करता है। बंद वृत्तीय कक्षा को ऊर्जा स्तर या कोष बोला जाता है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर असंख्य कक्षाएं संभव थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्रण करता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज हो। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, और जब ऊर्जा त्यागता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित होगा। जिसकी ऊर्जा जितनी अधिक वो नाभिक से उतना दूर, जिसकी ऊर्जा जितनी कम वो नाभिक के उतना करीब। दोष उन्होंने बता दिया था कि जब बंद वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्रण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी, नाभिक में नहीं आके गिरेगा। और दूसरा जो रेखीय स्पेक्ट्रम उन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, उसी के कारण से रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। तत्कालीन वैज्ञानिकों ने रेखीय स्पेक्ट्रम का गहन अध्ययन किया और उच्च विभेदन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इन्होंने बताया कि अरे आपका स्पेक्ट्रम जो है वो कई सूक्ष्म, इसमें फाइन लाइन और सुपर फाइन लाइन है, ये क्या है, इसकी व्याख्या नील्स बोर नहीं कर सके। जेमान प्रभाव, मुख्य परमाणु स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर फैलाव उत्पन्न हो जाता है, इसकी व्याख्या नहीं कर सके। स्टार इफेक्ट, मुख्य परमाणु स्पेक्ट्रम को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर फैलाव उत्पन्न होता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सके। और इनका परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु अथवा आयन के लिए सही था, कई इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु अथवा आयन के लिए सही नहीं। आने का समय में नोट कर लिए होंगे, आप नोट कर लेंगे। जेमान प्रभाव, स्टार इफेक्ट अलग से भी पूछा जाता है। अब देखो, नील्स बोर ने विभिन्न कोषों की त्रिज्या और ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र दिया कि विभिन्न कोष की ऊर्जा कैसे निकलेगी, त्रिज्या कैसे निकलेगा। बोहर त्रिज्या की गणना हम केवल सूत्र पढ़ेंगे। बोहर त्रिज्या की गणना, बोहर त्रिज्या की गणना करने के लिए विभिन्न कोष में विभिन्न परमाणु का अगर त्रिज्या आपको निकालना है, आप nth ऑर्बिट के लिए 0.53 n² एंगस्ट्रॉम में आएगा, जहां n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, या इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, या कोष की संख्या, कोष की संख्या है, और z परमाणु क्रमांक।
अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए कह दे कि पहले कोष की त्रिज्या कितनी होगी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, N बराबर 1 हो गया है, R1 बराबर 0.53 N स्क्वायर पहला कोष है 1 का स्क्वायर बटा में 1 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरे कोष के लिए निकालना है तो परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन का हमेशा ही 1 होगा, Z परमाणु क्रमांक है तो Z बराबर 1 होगा, N की जगह पे 2 रख करके आप आ रही बात समझ में। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 परमाणु क्रमांक है और N कोष की संख्या है तो पहले कोष के लिए निकालना है तो N की जगह पे 1, दूसरे कोष के लिए निकालना है तो N बराबर 2, ऐसे रख करके निकालना। हमको बोहर एनर्जी अगर निकालनी है, बोहर ऊर्जा, की गणना इसमें देखो बोहर ऊर्जा En बराबर -13.6 Z² अपॉन N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। Z एटॉमिक नंबर है, Z परमाणु क्रमांक और N नंबर ऑफ ऑर्बिट, कोष की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु का अगर निकाल दें, H परमाणु के पहले कोष की ऊर्जा की गणना करना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए H के लिए Z बराबर 1 हो गया, N बराबर 1 है, E1 बराबर -13.6 Z² 1 का स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे कोष के लिए अगर निकालना है तो M बराबर 2 रख करके आप निकाल दो, तीसरे कोष के लिए निकालना है तो वैसे रख दो। जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी N में नेगेटिव का जो वैल्यू है वो घटता जाए, वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव में घटेगा यानी कि बढ़ता जाए। तो नाभिक के जितना करीब है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम, नाभिक के जितना दूर है उसकी ऊर्जा उतनी अधिक। आई बात समझ में? ये बोहर त्रिज्या और बोहर एनर्जी निकालने के लिए नील्स बोर ने अपना समीकरण प्रस्तुत किया। अब हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर ने स्पेक्ट्रम प्रस्तुत किया। और क्या स्पेक्ट्रम था? नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम प्रस्तुत किया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम कुल 4 प्रकार, इसमें कुल 5 प्रकार की रेखाएं प्राप्त हुई। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये ऑर्बिट है, इसके अत्यंत छोटे भाग का एक हम इंटरसेप्ट ले रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 2 3 4 5 6 7 N बराबर 1 2 3 4 5 6 7। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहले कोष को होता हो, अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहले कोष में हो, 5वें से पहले में आ जाए, 6ठे से पहले में आ जाए, 7वें से पहले में आ जाए, इसको बोला जाता है लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में होता हो, पहले में नहीं दूसरे में होता हो, तो इसको बोला जाता है
बामर। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे कोश को होता हो, एक एक घटता जाएगा, तीसरे कोश को होता हो, इसको बोला जाता है पाश्चन। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे कोश को होता हो, ब्रैकेट, और अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें कोश में होता हो, PFUND। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहले कोश में होगा तो लाइमन, दूसरे में होगा तो बामर, तीसरे में होगा तो पाश्चन, चौथे में होगा तो ब्रैकेट, पांचवें में होगा तो हुंड। आई बात समझ में? इसमें क्या है, किसमें रेखाओं की संख्या सबसे अधिक होगी? लाइमन में सबसे अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहले कोश में हो रहा है। बामर में क्या हो रहा है कि पहले कोश में कभी नहीं आएगा, तो दूसरे कोश में ही रुक जाएगा, तो निश्चित है कि एक लाइन कम हो जाएगी। पाश्चन में तीसरे कोश में ही आ रहा है, तो निश्चित है कि दो लाइन कम होगी। ब्रैकेट में चौथे में ही रुक रहा है, यानी निश्चित है कि तीन लाइन कम होगी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें स्पेक्ट्रम में लाइमन में सबसे अधिक लाइन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहले कोश में होना है। हुंड में सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें कोश में। आई बात समझ में? इसमें देखो लाइमन ये किस विजिबल रेंज में आता है, तो लाइमन श्रेणी किस विकिरण क्षेत्र में आएगा? लाइमन श्रेणी जो है वो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरण क्षेत्र में आएगा। बामर श्रेणी विजिबल, विजिबल रेंज। पाश्चन NIR नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड यानी कि निकट अवरक्त विकिरण है, ब्रैकेट IR है, इंफ्रारेड है अवरक्त विकिरण, और पुण्य FIR है। और NIR हुआ है, फिर IR हुआ है, नहीं माना है तो FIR हो गया। फार इंफ्रारेड या बोला जाता है सुदूर अवरक्त विकिरण। तो इसमें आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बामर जो स्पेक्ट्रम है वो किस विकिरण रेंज में आता है, तो विजिबल रेंज। लाइमन श्रेणी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, बामर विजिबल रेंज में आएगा, पाश्चन NIR नियर इंफ्रारेड में, ब्रैकेट IR इंफ्रारेड में, और फुंड जो है वो FIR फार इंफ्रारेड या सुदूर अवरक्त विकिरण आएगा। अगर आपसे पूछ दे लाइमन श्रेणी में पहली लाइन कौन सी, तो पहली लाइन N1 बराबर 1 N2 बराबर 2, दूसरी लाइन कौन सी, N1 बराबर 1 N2 बराबर 3। इसी से एक तरंग संख्या निकालने का सूत्र है। देखो तरंग संख्या अगर निकालनी है, तरंग संख्या 1 बाई लैम्डा या न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, R इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। R रिडबर्ग नियतांक है, मान 10.9678 सेंटीमीटर रिवर्स। Z परमाणु क्रमांक है, N1 N2, N1 जिस कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और N2 जिस कोश से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर आपसे कह दे कि बामर श्रेणी के लिए पहली लाइन की तरंग संख्या की गणना कीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी के पहली लाइन की तरंग संख्या, तो पहली लाइन के लिए N1 बराबर 2 और N2 बराबर 3। अगर फुंड के लिए पहली लाइन की तरंग संख्या पूछ रहा है तो N1 बराबर किस कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहली लाइन यही है, पहली लाइन N1 बराबर 5 और N2 बराबर 6। इसमें आप ऐसे तरंग संख्या की वेव नंबर की आप गणना कर सकते हो। 1 बाई लैम्डा बराबर न्यू बार R इनटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। N1 जिस कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 जिस कोश से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर आपसे पूछते कि ब्रैकेट के लिए दूसरी लाइन की तरंग संख्या की गणना, तो दूसरी लाइन के लिए ब्रैकेट में N1 बराबर हमेशा 4 होगा और N2 दूसरी लाइन ये है,
तो N2 बराबर 6 हो जाएगा। रख करके निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज नील्स बोर का परमाणु मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ा, बोर एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बोर त्रिज्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और तरंग संख्या कैसे निकाली जाती है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संभावना है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स अपना खुद बना रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रसन्न रहें। धन्यवाद।